नमस्कार। भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं एक बार फिर व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, कहते हैं कि कहीं भी कोई घटना होती है, वो घटना किस तरीके से सामने, और मैं तो इसको बाजार शब्द कहूंगा, बाजार में रखी जाती है, उससे एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे बाकी कुछ हो। आप जरा सोचिए, एक ऐसे राज्य जहां पर एक चुनी हुई सरकार है, और ऐसा नहीं है कि कोई निरंकुश सत्ता है कि बहुत सालों से चली आ रही है, बाकायदे एक मजबूत विपक्ष भी वहां पर जमीन पर पाया जाता है। और वहां पर जहरीली शराब से लगभग 65, अब तक जो आधिकारिक रिकॉर्ड है, लगभग 60 से 65 के बीच के आंकड़े हैं। मैं एग्जैक्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग 65 मौतें हो जाती हैं और 100 के आसपास के लोग अभी भी गंभीर परिस्थितियों में अस्पतालों में पड़े हुए हैं जहरीली शराब के चलते। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं जरा एक दूसरे तरह की राय रखता हूं, व्यालोक जी, कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में अपराध होते रहेंगे। हर व्यक्ति के पीछे मेरा यह मानना है निजी रूप से कि आप पुलिस नहीं लगा सकते। हर एक व्यक्ति परिवार के साथ आप एक पुलिस का सिपाही नहीं खड़ा कर सकते, और कर भी लेंगे तो भी अपराध हो जाएगा। अपराध की एक टेंडेंसी होती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ 65 लोगों की मौत होती है जहरीली शराब से, सैकड़ों के आसपास, मैंने आपको व्यालोक जी जानकारी में दिया, अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। और उसके बाद ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इस देश में संविधान खतरे में है, बोलने की आजादी नहीं है, चाहे मीडिया को भी आजादी नहीं है, ऐसी भी तोहमत लगाई जाती है। वहां कल्लाकुरिची तमिलनाडु में ये पूरी घटना हो जाती है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस प्रदेश का विपक्ष एआईएडीएमके के लोग जब सदन में उठाते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाता है। और ये सस्पेंशन कुछ घंटों का, कुछ समय का नहीं है, कुछ दिनों का नहीं है, इस पूरे सत्र के लिए व्यालोक जी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक तरफ 65 लोगों की अभी तक की मौत, और इतनी बड़ी जहरीली, और शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस के मुंह पर, कांग्रेस के युवराज के मुंह पर, वो अभी पाए जा रहे हैं, नेता विपक्ष भी हो चुके हैं, जबान अभी तक नहीं खुली है। इंडी अलायंस के किसी भी गिरोहबाज की जबान नहीं खुली है। लेकिन दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल, जो कि 2009 में यूपीए सरकार के समय ही बना था और उद्घाटित हुआ था, उसके गिरने पर एक हुई दुखद मौत को जितना बेचा जा रहा है, मीडिया भी इस मामले में नपुंसक निकली है व्यालोक जी। अभी तक कहीं कोई बात नहीं हो रही है। हम आप भी इस कटघरे में खड़ा करता हूं मैं अपने आप को, कि हम भी घटना के तीसरे दिन आज बात कर रहे हैं। इस देश में एक प्रदेश का पूरा विपक्ष ही हाउस से बर्खास्त किया जा चुका है, और यहां दिल्ली में ये लाल लॉलीपॉप नाम की एक टुकड़े की किताब और कुंजी लेके कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं। राहुल गांधी की जुबान से अब तक क्यों नहीं कुछ निकल के आ रहा है, जो कुछ भी तमिलनाडु में चल रहा है एमके स्टालिन सरकार पर? आपने जितनी भी बात कही उसके तीन हिस्से हैं। एक तथाकथित विपक्ष जो खुद को इंडी अलायंस कहता है, हालांकि वो अलायंस कितना है पता नहीं, मैं तो उसको कांग्रेस ही मानता हूँ। अब उसके साथ कितने लोग हैं, 99 हैं कि 150 हैं कि 114 हैं कि घटते बढ़ते रहेंगे, वो कल की बात में हम लोगों ने बताया था कि अभी तक खुद लोकसभा को पता नहीं है कि विपक्ष में कितने सांसद। तो एक विपक्ष हो गया, दूसरा आपने कहा मीडिया, तथाकथित मीडिया, और तीसरा पक्ष हो गया जो बातों को संतुलित ढंग से देखे और समझे, वो जनता। बहरहाल उस जनता के लिए कुछ फैक्ट्स। तमिलनाडु में पूरे विपक्ष को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कल विषधर राहुल के माइक बंद करने को लेकर जिस तरह झूठ आक्रामकता से बोला गया, इस दोनों घटनाओं में आपको वैसे अगर कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो इस दोनों को जोड़िए। टर्मिनल पर जिस तरह से झूठ बोला गया, बोला जा रहा है लगातार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी इतनी नीच और घिनौनी हरकत पर उतर गई है कि उसने प्रगति मैदान के टनल में बाकायदा पंप लगवाकर रोड का पानी फेंक दिया, और उसके बाद भी वहां की जल मंत्री, वहां के शिक्षा मंत्री, वहां के पता नहीं कौन कौन से मंत्री
लगातार झूठ बोल रहे हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब इससे मैं दो बातें कहता हूं कि जब तक आप नैरेटिव निर्माण नहीं सीखेंगे तब तक इसी तरह लगातार सफाइयां देते रहेंगे, और जिसमें भाजपाई बस बहुत खुश हो जाते हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी उठते हैं राज्यसभा में, वो चीर फाड़ कर देते हैं और हर एक भाजपाई उसी को लगा के खुश हो जाता है कि वाह वाह हमने कर दिया। लेकिन जिस तरह इन्होंने चुनाव से पहले लगातार आरक्षण को लेकर झूठ बोला और वह झूठ जनता में बहुत हद तक गया, उसी तरह ये इस बार संसद नहीं चलने देंगे। ये बात हम लोगों ने पहले ही कह दी है अपनी पहली चर्चा में। सरकार के पास इसकी क्या स्ट्रेटेजी है वो सरकार जाने, हम लोग सरकार के प्रवक्ता नहीं है, हम लोग किसी पार्टी के कारकुन नहीं है जैसे हमारे तथाकथित पत्रकार मित्र हैं। लेकिन तमिलनाडु की ये घटना अकेली नहीं है, और आप जिस विषधर राहुल के मुंह से कुछ सुनने की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपका तंज है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि ये विषधर राहुल क्या बोलेगा। जो सनातन को इरेडिकेट करना चाहते हैं उस पर जब नहीं बोले, इससे बड़े बड़े मुद्दे आए तब कुछ नहीं बोला, तो ये विपक्ष को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने पर क्या बोलेंगे। इनका सारा प्रोपेगेंडा, इनका सारा झूठ, इनकी सारी बदनीयती, इनकी सारी बदफेलियां, इनकी सारी बदगुमानियां केवल और केवल इसलिए है कि इस देश की जनता में झूठ का प्रचार किया जाए और किसी भी तरह से सत्ता को पाया जाए। आप एक ही फोटो देख रहे होंगे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहा होगा, उसमें जबलपुर भी है, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट भी है जो आपने बताया कि 2008-9 में बना, उसमें राम मंदिर की छत टपकने का सीन है जो कहीं टपक ही नहीं रही है, जो उसकी इंजीनियरिंग की वजह से कुछ खाली जगहें छोड़ी गई हैं, और तो और उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो निहायत हास्यास्पद झूठ। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इसको हास्यास्पद बता के निकल जाएंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक डिजाइन है इसको समझना चाहिए। और इसीलिए जो लोग जोकर और हंसी मजाक में राहुल को जोकर कहते हैं, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा असहमत हूं। ये राहुल कितना खतरनाक है, ये कोबरा है, किंग वाइपर है, पता नहीं ये सांप की कौन सी प्रजाति है, इसके अंदर कितना जहर है। ये एक तरफ ओम बिरला से बदतमीजी करता है, फिर बाहर आके कहता है कि मेरा माइक काट दिया गया। तमिलनाडु में तो आपने ये सुना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को मानहानि का मुकदमा करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की नियुक्ति जारी रहे चुनाव के बाद भी, ये अनुशंसा की गई है सीएएफई के द्वारा। अब इसके बावजूद ये सरकार अगर 356 का उपयोग करने में पता नहीं क्यों शर्मा रही है, तो मुझे इस सरकार से कुछ नहीं कहना है, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर आप इतनी प्रशंसा और विपक्षियों की इतनी अनुशंसा लेने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी कहाँ हैं भाई जो 2002 में दिखते थे मुझे, या फिर गुजरात में दिखते थे, या 2014 से 19 के दौरान दिखे। आपको तमिलनाडु की सरकार को और पश्चिम बंगाल की सरकार को, कल वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यूनियन कानून मंत्री से भी मिले हैं, केंद्रीय कानून मंत्री से भी मिले हैं, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट भी दी है। तमिलनाडु में पूरे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए काला दिन क्या होगा। और फिर भी आप 356 नहीं लगा रहे हैं साहब, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है मुझे नहीं पता। मैं वामपंथियों के एक प्रिय कवि की पंक्तियां पूछ लेता हूं कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपकी अपेक्षा जो प्रधानमंत्री के स्तर से है, या मैं ये कह दूं कि केंद्र सरकार के स्तर से है, गृह मंत्रालय के स्तर से है, तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जब एक नेता के तौर पर, एक डिसीजन मेकर के तौर पर, व्यालुक जी जब भी उनका जो है वो विश्लेषण उनके बारे में होता है, तो एक ये पक्ष, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बहुत कड़े कड़े फैसले भी लिए हैं, इन्हीं 10 सालों में लिए हैं। तो ये एक उनके अंदर बैलेंस है। और खैर टाइमिंग कब क्या कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाएगी, तो अब ये पीएमओ ही तय करेगा या डिसीजन मेकर ही तय करेंगे, ये व्यालोक और अवनीश तय भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो एक कंसर्न की बात है, मैं फिर चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा और
आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लगभग 2.5 दशक, और इस समय भी आप अगर मैं पूरा जोड़ लूं तो लगभग 30 एक साल आपको होने जा रहा है मुख्य धारा की मीडिया। अब मैं स्थापित मीडिया नहीं कहता हूं, दर्शक मुझे बहुत डांटते हैं, तो मैं मुख्य धारा की मीडिया, हालांकि मुझे नहीं समझ में आता है कि मुख्य धारा भी कहना कितना है, ये वामियों का शब्द है। बहरहाल जो भी है, मैं सेक्टर 16 मीडिया कह रहा हूं, या जो भी एस्टेब्लिश मीडिया मैं वही कह रहा हूं। ऐसे में एक चीज देखिए, ये विमर्श का खेल कैसे खड़ा किया जाता है? आखिर नेशनल डिस्कोर्स जो चर्चा का है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपके समाचारों में देख लीजिए, चाहे कहीं खबरें हैं, तो इस तौर पर मैंने करीब आधा दर्जन खबरें इस मामले में अभी वीडियो करने से पहले थोड़ा देख रहा था, तो पॉजिटिव थी साहब कि हाँ, हमके स्टालिन साहब ने बिल्कुल बुलडोजर चला दिया, एक एक अद्धा जो है पकड़ के अपने मुंह से चक के कि इसमें जहर है और उसको बुता दिया। मतलब एक्शन में स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह की फीड्स मिले। सच क्यों नहीं तात्कालिक मीडिया में अभी भी बतिया पाने का साहस है? और उसके बाद तोहमत ये कि गोदी मीडिया है। मैं दोनों बातें कह रहा सच इसलिए नहीं, दो कारण होते हैं। एक तो लोभ होता है, दूसरा डर होता है। कर्नाटक की पुलिस चली आती है यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने दिल्ली, तमिलनाडु की पुलिस आती है बिहार, उसके पहले उसके डीजीपी आरजेडी ज्वाइन करते हैं, फिर अपना इस्तीफा वगैरह देते हैं, या इस्तीफा दे के पहले ज्वाइन करते हैं, जो भी करते हैं। इसके पूरी एक लड़ी है। ममता बानो ने एक कार्टून के छपने पर क्या किया था वो आपको याद ही होगा, जेल में डाल दिया था कार्टूनिस्ट को। तो एक तो डर है और दूसरा लोभ है, सरकारी विज्ञापनों का, पैसे का, पोस्ट का, माल मलीदे का। अभी आम का सीजन है तो बढ़िया बढ़िया आम खाने का। ये दो कारण ही हैं। वरना उस स्टालिन से सबसे पहले तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भारत में रहकर तू एक हत्यारे का नाम क्यों रख रहा है, या उसके बाप से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन उसको लोगों ने हीरो बनाया हुआ है। एक राज्य का, एक अच्छी खासी जनसंख्या वाले राज्य का अगर वो मुख्यमंत्री है तो जाहिर तौर पर उसको चाहने वाले लोग हैं, उसको वोट देने वाले लोग हैं। उसके बाप से किसी ने सवाल नहीं पूछा, उससे किसी ने नहीं सवाल पूछा। और लगातार वो ऐसा नहीं है, आपने पहले कहा था, मेरी थोड़ी असहमति है, आपने कहा था कि वहां विपक्ष मजबूत है। विपक्ष है, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं है। स्टालिन को जितनी सीटें आई हैं, या स्टालिन जो कर सकता है, क्योंकि उसके मन में न तो संविधान के प्रति इज्जत है। वहां के राज्यपाल कई बार कह चुके हैं कि ये लोग नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करते हैं। हूं। और हाँ, इस बात से बिल्कुल। बिना और क्या होगा, आप ओवैसी को देख लीजिए, ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है। तो जिन लोगों के हाँ, मन में संविधान की रत्ती भर इज्जत नहीं है, आज वही संविधान बचाने निकले हैं। सबसे मजे की बात यह है, और इसके हाँ, एक नहीं, मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। और तमिलनाडु के बारे में देखिए, तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड हैं। जैसे बिहार की और यूपी की गणना भ्रष्टाचार और जातिवाद और बाकी खुरेजी या फिर मारपीट या इसके क्रम में की जाती है अतिरंजित तौर से, वैसे ही तमिलनाडु और केरल को बताया जाता है कि वो विकास के और शुचिता के प्रतिमान है। लेकिन नहीं, जबकि तमिलनाडु जबकि में ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार तमिलनाडु में चरम पे भ्रष्टाचार है। चरम पर है। वहां कारपोरेट, जो आप देखिए। दारू घोटाले की बात कर रहे हैं या नकली दारू पीने की, आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें 6-7 साल के बच्चे साहब शराब पी रहे हैं और लोग उनको पिला रहे हैं। 7 साल के बच्चे। और ये नेता सदन में जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं, विपक्ष को बर्खास्त करते हैं। ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। मेरा 6 साल का बच्चा है, उसके बारे में जी। सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि तमिलनाडु में ये क्या हो रहा है। उसका बजट इतना ज्यादा है। ये पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, ये सब के सब दिवालिया राज्य हैं। और लगातार केंद्र सरकार पर उंगली उठा के, लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये अब अपनी जान बचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर इन पर नकेल नहीं कसी गई तो 1 से 2 टर्म भी ये लोग नहीं देख पाएंगे। दोनों राज्य दिवालिया होंगे। और इसीलिए हम्म। चाहे वह इनका सो कॉल्ड मुख्यधारा का मीडिया हो, वह डर से, लोभ से या जो भी हो, वह नहीं कर हाँ, पा रहा है। जनता को मैं गालियां नहीं देता हूं, लेकिन मेरे देश की जनता धन्य है।
भाई साहब, कल मैंने एक वीडियो देखा है। महबूब आलम नाम का एक माले का सांसद चुना गया है, मेरे गौरवशाली राज्य से, बिहार से। वह लुंगी और शर्ट में पहुंच गया है रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस को हड़काने के लिए, जीआरपी को या आरपीएफ को, कि उसने बिना टिकट चढ़े 6 लोगों को एसी बोगी से क्यों उठा दिया, और उसने पूरा हंगामा कर रखा है। वो महबूब आलम मेरे देश का सांसद है, वो कानून बनाएगा। पश्चिम बंगाल में एक सरपंच बन गई है जो बांग्लादेशी थी, और उसने कोर्ट में हाँ, ये कबूल किया है, और वो वो वहां बांग्लादेशी के है, ग्राम बिल्कुल। प्रधान, और वो वहां की ग्राम प्रधान बनी है। उसने कितने बांग्लादेशियों को किया होगा, और उसके ऊपर बहस चल रही है, और इस देश की जनता इन जैसे कुकर्मियों को चुन रही है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। नहीं, बिल्कुल गलोग जी, आपने जो बात कही, और मैंने भी जब ये बात कही थी तो मेरा असल मकसद यही था कि आखिर ऐसा क्या है कि ये मुद्दे जो हैं विमर्शों में बड़े सुनियोजित तरीके से, आप देखिए ना कहाँ चर्चा है, कितनी चर्चा है। मैं कहता हूं, अभी उदाहरण के लिए अगर मैं व्यालोक जी कह दूं कि किसी उत्तर भारत और खास तौर से जहां अगर भाजपा का इस समय स्टेट गवर्नमेंट में भी है, तो अभी ये यूपी की घटना हो जाती तो आप सोचिए, जरा कल्पना करिए दर्शकों, कि 65 मौतें हो जाती उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से, 100 से ज्यादा लोग जो है वो अस्पतालों में होते, और योगी जी जो है, अखिलेश यादव जी का जो पूरा विपक्ष है, उसको उठा के सस्पेंड कर देते। किस बात पर सस्पेंड करते? कि सदन में जो है जहरीली शराब से इस मौतों पर प्रशासन के खिलाफ या सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हो। और इसको आप लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र है। और नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार पर यह तोहमत कि साहब नरेंद्र मोदी के हाथों जो है लोकतंत्र खतरे में है। तो ये एक साफ दोगलापन दिखाई देता है। व्यालोक जी, एक चीज और आपसे, जो आपने कहा ना ओवर रेटिंग, तो वाकई मैं आपको बताऊं, 90 के दशक में मैंने, मेरा एक अच्छा खासा समय तमिलनाडु में गुजरा है। बहुत ज्यादा इंटीरियर्स भी, डीप इंटीरियर्स भी जाना हुआ है। छात्र जीवन ट्रेनिंग जैसा सेशन होता था, तो बहुत थोड़ा सा कैंपस इन्वॉल्वमेंट और ढेर सारा घूमना। सच बात है, लोकल लेवल पर जो करप्शन सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, उन समय काल में 90s में जो आपके यूपी बिहार में था, जो राजस्थान दिल्ली पंजाब में था, वही वहां था। तो ये लगातार चलता है। दूसरी बात, वहां पर आप देखिए कि कद से बहुत बड़ा खड़ा करके एक जो राजनीतिक, जिसमें फिल्म और उनका गठबंधन होता है, तो बड़ा ग्लैमरस, जिस जमाने में बड़ा सस्ता और जो नहीं कहते हैं बीपीएल टाइप का चुनाव होता था, ये जो नॉर्थ इंडिया है, उस समय मैं गया था और मेरी आंखें फटी रह गई थी कि जब मैंने मरीना बीच पर जयललिता का इतना बड़ा कटआउट देखा था कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे खड़ा हो गया, इतना लंबा कटआउट बांस पे। मैं चमत्कृत रह गया कि मैंने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा तो हमारे यहाँ अंपायर सर्कस का भी नहीं लगता है। ऐसे में विपक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब देखिए, मैं बार बार राहुल गांधी का नाम इसलिए लूंगा कि वो नेता ऑपोजिशन है सर, और वो विपक्ष का चेहरा है। 65 मौतों और उसके बाद ये जो लोकतंत्र के मुंह पे कालिक पोती गई है पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये गिरोह जो है कुछ मुंह खोलेगा, या इसका इकोसिस्टम कुछ मुंह खोलेगा? आपके बहुत परिचित हैं दर्शक, जानते हैं आपकी बड़ी गहरी पैठ है इकोसिस्टम, जो कांग्रेसी और बाकी इकोसिस्टम है, क्योंकि आप एक ऐसे मुझे कैंपस से आते हैं जहां बिखरे पड़े हैं जेएनयू की, मैं आपको याद दिला रहा हूं, हैं? मुझे इन टुच्चे लुच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि विषधर राहुल इस पर मुंह खोलेगा, क्योंकि अगर विषधर राहुल ने अपना मुंह खोला तो उसके 12 या 15 जितने भी सांसद तमिलनाडु में जीते होंगे वो कम हो जाएंगे। उसका सपोर्ट सिस्टम वैसे भी कम है, उतने लोग हल्ला नहीं करेंगे, तो वो इस पर बिल्कुल चुप्पी साधेगा। और यही खतरनाक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि छठे साठम समाचरेत, आपकी दरियादिली देख ली लोगों ने। ओम बिरला ने 146 सांसदों को बर्खास्त किया था। हाय तौबा, आरआर शुरू है। क्यों किया था साहब? राहुल
विषधर का माइक बंद कर दिया जाता है, अव्वल तो किया नहीं जाता है, और अगर किया जाता है तो भाई सदन में एक व्यवस्था होती है, स्पीकर नाम का एक प्राणी होता है जो सबसे बड़ा और सबसे निष्पक्ष होता है, वह जिस पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि आप पहले, एक व्यवस्था है कि नीट पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, आप पहले ये कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। आप उस बहस में, मतलब आप पहली बार बोल रहे हैं सदन में, और उस बहस में आपकी जिद है कि सरकार आपके हिसाब से चले। आप कौन है साहब? आप नेता प्रतिपक्ष हैं जिसकी पार्टी के मात्र 99 सांसद हैं। आपकी पूरी जमात ठगों, लुटेरों, चोरों वगैरह का जितना भी गठबंधन, ठगबंधन है, वो मिलके 231 का आंकड़ा छू रही है। आप सरकार को कैसे डिक्टेट करेंगे, या आप स्पीकर को कैसे डिक्टेट करेंगे? लेकिन फिर क्लिप कट हुए हैं, वहां मॉर्फ वीडियो है, ये आ जाते क्लिप हैं, काट पूरा काट कर इकोसिस्टम भेज आ रहे जाता हैं, है। पूरा इकोसिस्टम हाँ। आता है। तो जो इकोसिस्टम फैला रहा है, आप उस इकोसिस्टम से कैसे उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद कल कर मैंने सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात। हाँ। कल 3 से 4 कम से कम, अपने आपने जब नाम ले लिया है तो मैं बताऊं कि उनको मैंने देखा, बार बार लोग उनको कह रहे हैं कि भाई ये झूठी खबर है, इसको बंद करो। वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, फिर से वही झूठ रेले जा एक रहे हैं, अगला झूठ। और ठीक बात। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पीएमओ ने टूल किट जारी किया है, क्योंकि इन लोगों को जॉर्ज सोरोस टूल किट जारी करता है। इन लोगों की भाषा एक होती है, इन लोगों की भंगिमा एक होती है। वो होता आप क्या है इन व्यालोक लोगों से भाई? कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ व्यालोक भाई, होता है ना कि एक ठो छिनार जो है वो जब आ जाती है तो वो पूरे गांव भर के जितने भी हैं बेचारी महिलाएं होती हैं सबको जो है वो सेम करेक्टर सर्टिफिकेट बांटती है। तो यही हाल इन लोगों का है। तो यहाँ एक चीज अब मैं चलते चलते आपसे पूछूंगा, क्या आपने जितनी सहजता से कह दिया कि वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं ये आर्टिकल 356 लगा देते, और बाकी नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर एक बार ये कहा जा रहा है कि भाई 56 इंच वाला दिखाइए और इस तरह के विपक्ष को कैसे हैंडल करना है ये देखिए। तो क्या आप मानते हैं कि वेस्ट बंगाल वगैरह में वाकई, हम इस पर अलग एक चर्चा आपके साथ करेंगे, स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई हैं कि इस तरह कर देना चाहिए? और फिर जुडिशियरी, ये एक अलग एंगल होगा जिस पर हम लोग बतियाएंगे। बहरहाल तमिलनाडु के बहाने से थोड़ा सा इस पर आप आधा मिनट बोल दीजिए, तो उसके बाद फिर इस पर हम लोग एक अलग चर्चा करेंगे। देखिए, बीजेपी और एनडीए गठबंधन के हाथ जले थे उत्तराखंड मामले में, जब कोर्ट ने इंटरफियर किया था, जिधर आप इशारा कर रहे हैं। तो हाँ। उसके बाद से ये लोग बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं, और ठीक उठाते हैं। मैं न तो प्रधानमंत्री पर को सलाह दूं, इतनी मेरी हैसियत है, वो लंबा वही वही। अनुभव है, सब कुछ है, संवैधानिक मुखिया हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जो बिल्कुल असंभव से दिखते थे। भाई, हाँ। उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, जिसमें 57 इस्लामिक देशों का प्रेशर था, जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व था, जिसमें सारी चीजें थी। यूएन का बाकायदा वहां एक सेंटर बना हुआ था, जो हर एक आपका माल खाता था, आप ही के खिलाफ बोलता था। उस तमाम इकोसिस्टम को ध्वस्त करके अगर आप वहां ये सब कर सकते हैं, तो आप घर में, ठीक है कि आप घर वालों पर गोलियां नहीं बरसा सकते हैं, आपकी जुडिशरी का हाँ। रिफॉर्म नहीं हुआ है, सब कुछ बातें ठीक हैं। बावजूद इसके, आपको जब राज्यपाल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां की संवैधानिक स्थिति, और सचमुच पश्चिम बंगाल की संवैधानिक स्थिति मैं आपको बताऊं, अगर वहां इंटरवेंशन नहीं किया गया, मैं करीबन मार्च में गया था वहां, और हावड़ा सूचना है हमारे क्रॉस पास भी है, करके, काफी गंभीर है मामला जब आप ग्राउंड वहां पे। जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप केवल देखिए और सुनिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि समझ में। सचमुच वहां का पूरा जो डेमोग्राफी है वो बदल चुकी है, हवा वहां का बदल गई पूरा है जो साहब, सिस्टम है कुछ जगह बदल की गया है। तो हवा बदल गई है। हवा मैं अब क्या से बताऊं। आपको बू हाँ, आती है, हवा से बू आती है। बिल्कुल। अभी अगर आप चलिए 356 का प्रयोग मत कीजिए, लेकिन आप सेंटर में हैं, आपके पास, भाई हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस और इसीलिए तो रखा गया है, बहुत सारे उपाय हैं। एकदम तो आपको ठीक। करना चाहिए
और यही अपेक्षा है, और इसीलिए लोग बोलते हैं, या मैं बोलता हूं या आप बोलते हैं, वरना जो व्यक्ति 50 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में है, पिछले 30 वर्षों से संवैधानिक हाँ, उसको क्या प्रमुख ज्ञान देगा के कोई? पदों पर हैं, उस पर मैं क्या ज्ञान दूंगा, आप क्या ज्ञान देंगे? उसको क्या ज्ञान? लेकिन एकदम ठीक बात है। हमारी अपेक्षा है, हम शुभेच्छा, उसको अपेक्षा। पहुंचा रहे हैं कि भाई आप कम से कम इन देखो, जहरीले सांपों का फण कुचलिए नहीं, तो कुछ तो कीजिए, कोई इंजेक्शन दीजिए, कुछ बिल तो कीजिए। बिल्कुल। और यहीं पर आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं ना, उन्हीं की बात उन्हीं को सुना देते हैं। वो कहते हैं ना कि 140 करोड़, 141 करोड़ की जन आकांक्षा, मानवीय की जन आकांक्षा, उनके शब्द में कोट कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। तो ये भी अपेक्षा प्रधानमंत्री जी आपसे ही है, जैसा व्यालोक जी ने कहा कि सीधी सी बात है भैया। हम तो मतलब ठीक है, आपसे ही कहेंगे। और 10 सालों से आपने बड़ी सफलता से इन कामों को वाकई जब चीजें मिल जाती हैं तो लगता है कि अरे ये फ्रिज में तो ही तो रखा था हलवा, लेकिन वो फ्रिज में पहुंचा कैसे था, बनाया किसने था, जो अब हमको ठंडा दिखाई देता है। जैसे कि आपने कहा कि 370 जैसे काले कानून को हटा देना, एक झटके में हटा देना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर केंद्र सरकार की भूमिका। अब तमिलनाडु में क्या हो सकती है आप जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन कम से कम शर्म आनी चाहिए कि 65 के आसपास की मौतें और 100 के आसपास अपने जीवन से जूझ रहे लोगों की जमीन पर आप एक तरफ लोकतंत्र का मुंह बंद कर देते हैं, पूरे विपक्ष को विधानसभा से आप जो है सस्पेंड कर देते हैं, और दूसरी तरफ आपके संगी साथी दिल्ली में आके कुलाचे भर के लाल लाल टॉफी जैसे कुछ किताबें, कुछ डायरियां, कुछ कुंजियां हाथ में लहरा के बल खा के और कहते हैं हाय अम्मा हम तो कानून बचाऊंगी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ जेंडर विभेद नहीं कर रहा हूं। आपकी हरकतें इसी तरह की हैं कि आपको ताली बजा के लोगों से सुनवाया जाए कि आप किस तरीके से इस देश को के विपक्ष को लेके जा रहे हैं। आप खुद आसमान पर थूक रहे हैं और वो थूक आपके मुंह पर पड़ रहा है, और उस थूक के मुंह पर पड़ने के बाद आप अगर ये सोचें कि आपने चेहरा धुल लिया है और जनता आपको नहीं जान रही है, तो ये आपकी बेशर्मी है सर। इसलिए अगर 65 मौतें हुई हैं, हम प्रारब्ध के इस मंच पर उन सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं व्यालोक जी। और इसी के साथ कम से कम थोड़े से शर्म की उम्मीद करते हैं इन सरकारों की और इनके इकोसिस्टम की, कि कम से कम एक ड्राइवर की दुखद मौत अगर हुई है और किसी के गलती की वजह से हुई हो, तो उसी तरह वो 65 लोगों का भी जीवन जीवन था, जो जहरीली शराब पीकर सनातन को खत्म करने, उसका नाश करने वाले ऐसे लड़के के पिता के मुख्यमंत्रित्व में वो तमिलनाडु चल रहा है, जहां ये नापाक हरकतें हो रही हैं। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।